दोस्तों आज पढ़ते हैं हम क्लास 10 की लेसन नाम है अम्लीय क्षारक लवण, जो आपके लेसन नंबर 2 है। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्लीय की बात करेंगे, क्षारक की बात करेंगे और लवण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये जानेंगे कि अम्लीय जो है उसको इंग्लिश से हम बोलते हैं एसिड, क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और लवण को बोलते हैं इंग्लिश में साल्ट। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी अम्लीय है, अम्लीय की बात किया जाए तो अम्लीय की जो पीएच मान जो होगा वो हमारी 0 से 7 से कम होना चाहिए। मतलब 7 से कम कहने का मतलब हुआ कि 6.9 भी रहे तो हमारी ये अम्लीय कहलाएगी। अगर क्षारक की बात किया जाए तो क्षारक जो होगा वो हमारी 7 से अधिक रहे तो हमारी क्या कहलाती है क्षारक। जैसे 7.2 रहे तो भी हमारी क्या कहलाएगा क्षारक कहलाती है। लेकिन दोस्तों अभी समझ चलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लीय की। सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय की। तो अम्लीय की परिभाषा देखेंगे कि अम्लीय हमें क्या, अम्लीय को हम कैसे जानेंगे कि अम्लीय हमें है, कि अम्लीय किसको बोले, किस पदार्थ को अम्लीय के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों हमें ये जानकारी है कि अम्लीय अगर कोई पदार्थ, अगर हमें कोई पदार्थ अगर कोई पदार्थ जल में घुलकर, अगर कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अगर कोई पदार्थ जल में घुलकर, जल कहने का मतलब H2O के साथ जब कोई पदार्थ घुल जाता है तो हमें क्या प्रदान करती है, आयन प्रदान करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय के नाम से जाना जाता है। लेकिन अम्लीय जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात किया जाए, HCl की बात किया जाए, अगर इस सब के साथ अगर हम क्या करें, अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करा दें, इस जल को सब घुला दें तो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयन के रूप में निकाल देती है। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम कि अम्लीय की विशेषताएं क्या होती है, कि अम्लीय में हमें क्या विशेषता है, अम्लीय को कैसे पहचानेंगे, अम्लीय की विशेषताएं क्या होगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्त, तो सबसे पहले हमें क्या है कि अम्लीय जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, क्या होगा, स्वाद में खट्टा होता है। अम्लीय अगर देखा जाए तो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरे में देखा जाए कि जो हमारे अम्लीय है वह नीले लिटमस पत्र को, कौन सा, जो हमारे अम्लीय होता है वो हमारे नीले लिटमस पत्र को वह किससे बदल देता है, वह लाल में क्या करता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। तीसरा अगर बात किया जाए कि अम्लीय की तीसरी की विशेषता की बात किया जाए तो अम्लीय जो है वह धातु के साथ, अम्लीय क्या करेगा कि धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसकी प्रकार की अम्लीय किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ। जब अम्लीय धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देती है, लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि मेरे पास धातु, अब ये मेरा क्या है, ये मेरी क्या है कि मेरा अम्लीय है। जब ये अम्लीय का क्या अभिक्रिया किया तो ये हमें टूटा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या निर्माण किया, हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। इसके हम चौथी विशेषता जानेंगे, इसकी चौथा विशेषता क्या है। दोस्तों अगर बात किया जाए कि जो हमारे अम्लीय जो है, अम्लीय क्या करता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्लीय जो है वह धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। दोस्तों बोलेगा कि अम्लीय किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड से।
धातु ऑक्साइड किसको बोलेंगे, आप समझेंगे कि धातु ऑक्साइड किसको बोलेंगे। हम तो लिख दिए कि धात्विक ऑक्साइड हो गया, लेकिन धातु ऑक्साइड किसको। अब देखो दोस्तों, जो हमारी धातु जैसे बात किया जाए कॉपर, अब कॉपर के साथ अगर हम O जोड़ दें, ऑक्सीजन जोड़ दें, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड। अगर हम इसे जिंक के साथ O जोड़ दें तो इससे हमें क्या नाम होगा, जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों बोला गया कि जब अम्लीय धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और जल बनाता है, जले बनाता है। जैसे बात कर जाए, मेरा क्या है, एक मेरा धात्विक ऑक्साइड है, ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड और प्लस हमें लवण, प्लस में लवण से जब अभिक्रिया किया तो ये हमें बनाया धात्विक ऑक्साइड, और ये हमें अम्लीय के साथ अभिक्रिया किया तो हमें बनाया कॉपर क्लोराइड प्लस, ये हमें जल का निर्माण किया, जल का। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचवा, हम देखेंगे पंचवा इसकी विशेषता अगर देखा जाए तो अम्ल जो है वह धातु कार्बोनेट के साथ, धातु अम्ल जो है वह धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, CO2 अभिक्रिया कर CO2 लवण और जल बनाता है, CO2 जल बनाता। अब देखेंगे कि हमें आया यहाँ पे कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। सबसे पहले समझेंगे कि धातु कार्बोनेट किसको बोलेंगे और बाइकार्बोनेट किसको बोलेंगे। दोस्तों अगर जिस धातु अगर बात किया जाए कि हमें धातु बाइकार्बोनेट का या धातु कार्बोनेट की बात किया जाए तो जिस धातु के साथ CO3 लगाओ, जैसे CO3 का है मतलब इसका नाम ही कार्बोनेट, अगर HCO3 हो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो अगर हमें CO3 के साथ अगर हम क्या करें कि कोई हम एक धातु जोड़ दें तो हमें इसका नाम हो जाता है धातु कार्बोनेट। अगर हम क्या करें कि कॉपर के साथ HCO3 जोड़ दें तो इसे नाम हो जाता है धातु बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों बोलाएगा कि जब हम धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, जले। दोस्तों एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि हमें कैसे अभिक्रिया होगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं धातु कार्बोनेट की। धातु कार्बोनेट की बात करेंगे कि धातु कार्बोनेट के साथ, इसके साथ धातु कार्बोनेट अब प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें क्या बनाती है, लवण प्लस जल प्लस और हमें CO2 बनाता है। जैसे हम बात किया जाए कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट ये मेरा क्या हो गया, धातु कार्बोनेट। अब अम्ल हमने लिया HCl, मेरा क्या है, अम्ल। जब ये सोडियम कार्बोनेट और HCl के साथ अभिक्रिया किया तो ये हमें बना सोडियम क्लोराइड प्लस, फिर हमें क्या आया, CO2 निकला और प्लस हमें जल का निर्माण किया, जल का निर्माण किया। अब बच्चों अगर बात किया जाए कि NaCl जो है एक लवण है और इस लवण का नाम है नमक कहा गया, जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है, साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। ये CO2 है, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं या शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारी जल, ये मेरा जल का सूत्र है, ये जल का सूत्र। अब दूसरी उदाहरण देखते हैं धातु बाइकार्बोनेट। धातु धातु बाइकार्बोनेट के साथ हम धातु कार्बोनेट के साथ हम अम्ल साथ अभिक्रिया कराएंगे
तो ये हमें नंबर टूटता है लवण प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है, टू का निर्माण करता है। जैसे हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एसिड के साथ अभिक्रिया किया तो ये हमें टूटा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2 में टूटा। हमें ये देखेंगे कि CO2, लेकिन दोस्तों अगर हम अभिक्रिया करें, अभिक्रिया करने से अगर समीकरण संतुलित रहे तो ये हमारा ये समीकरण सही होगा। नहीं दोस्तों, देखा जाए अगर इसे भी देखा जाए या इसे भी देखा जाए तो दोनों हमारी समीकरण सही नहीं है। इसे सुधारने के लिए आपको आना चाहिए संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, अगर आपको संतुलित समीकरण आता है तो ही आप भी संतुलित कर सकते हैं, ये भी आप संतुलित कर सकते हैं। तो चलो हम बनाते हैं, संतुलित करते हैं। अब देखो अगर बात किया जाए कि सोडियम इसमें 2 है, हाइड्रोजन इसमें 1 है और कार्बन इसमें 1 है, ये कार्बोनेट हमारे पास 1 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है या क्लोरीन 1 है। अगर हाइड्रोजन की बात किया तो हाइड्रोजन 1 अभी कितना हो गया, 2 हो गया। अगर से बात किया जाए कि हाइड्रोजन जो है इसमें 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिए। यहाँ अगर बात किया जाए, अगर यहाँ 2 कर दें तो हमारी कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 हो गया। अगर कार्बोनेट की बात किया जाए तो कार्बन हमारे पास हो गया 1 और यहाँ पे हमारी बात किया जाए 1 हो गया कार्बन, जबकि 1 यहाँ भी है। ऑक्सीजन 3 है इसमें, ऑक्सीजन 3 इसमें 2, अगर 2 3 से कर दे 3 दूनी 6, यहाँ 2 से कर दे 3 दूनी 6, तो यहाँ पर समीकरण सही होगा, साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं अम्लीय की विशेषता। अगर नेक्स्ट की बात किया जाए, 6 नंबर में बात किया जाए तो हमें 6 नंबर में है कि जब हमें बात किया जाए 6 नंबर की बात किया जाए तो हमें अम्लीय जो है वह जल के साथ क्या करता है, घुलकर। जब अम्लीय जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो हमने पहले पढ़ लिए थे, पहले जो अम्लीय पढ़े उस समय। तो अम्लीय जो है वह जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। जो देखेंगे कि हाइड्रोजन कैसे देता है। जैसे बात किया जाए कि H2SO, ये मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल है और जब इसको हम जल के साथ अभिक्रिया किया तो ये जो हमारी क्या बनाता है, यह हाइड्रोजन आयन में टूटता है, हाइड्रोजन आयन में टूटता है और NO3- में चलाता है। तो हमें कहने का मतलब हुआ, कि जो हमारी है हमें कहने का मतलब हुआ कि जब अम्ल जल में घुलकर हमें क्या प्रदान करें, हाइड्रोजन। जब अम्लों को हम जल को में घुला दे, किसमें घुला दे, जल में घुला दे, तो हमें क्या देगी, हाइड्रोजन आयन देती। अगर बात किया जाए एसिड को हमने H2O के साथ घुलाया तो ये हमें दिया हाइड्रोजन आयन प्रदान किया और हमें क्लोरीन माइनस किया। अगर बात किया जाए कि इससे बात किया जाए कि क्लोरीन, अगर इसमें देखा जाए तो ये प्लस चार्ज है, ये हमारी क्या है, माइनस चार्ज है। जब ये पानी में घुलता है तो यह प्लस वाला प्लस हो जाता है, साइड में जाता है, और क्लोरीन अपना क्या होता है, साइड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे ये हमारा ये जो था ये हमारी अम्लीय की विशेषता 6 टाइप था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अम्लीय जो है, अम्लीय भी हमारे 2 प्रकार रखा गया, जिससे पहला बुलाया गया है परवल अम्ल और दूसरा बुलाया गया है दुर्बल अम्ल। हमें बात किया जाए कि हमें परवल अम्ल किसको बोलेगा, परवल का परवल अम्ल बोलेगा कि जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक ही संख्या होते हैं। तब अगर जिस विलयन में हमें हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक हो तो उसे हम परवल अम्ल कहते हैं, और जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो तो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात किया गया कि
कि जिस विलयन की और उस विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या हो जाए, कम हो जाए, कम रहे, तो उसको हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल। और जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक हो जाए तो उसको हम बोलेंगे प्रबल। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं बोर्ड के पास। बोलेगा कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? विद्युत का चालन करता है क्यों? तो हमें क्वेश्चन है कि जब हम जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है क्यों? जब अम्ल को हम जलीय विलयन की सहायता से विद्युत जो होता है वह प्रभाव क्यों हो जाता है? तो हमें ये बताया, हमें क्वेश्चन आया, तो हमने जलीय विलयन बोलेगा कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण से विद्युत धारा क्या होती है, प्रभाव होती है। दोस्तों हमें बोलेगा कि जलीय विलयन विद्युत धारा, क्योंकि जब हम अम्ल को जल में हम जलीय विलयन करते हैं तो हमें क्या प्रदान करती है, हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन प्रदान हो जाती है तो हमारी इस विलयन में क्या होता है, जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आपका है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो हमें ये समझना है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही हमारी अम्ल जो होता है हमारी क्या देती है, आयन देती है, आयन दर, जिसके कारण से अम्ल जो होता है वह अलग होते हैं। तो हमें बताएगा कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन से अलग होता है, जिसके कारण से अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी बुक से है, ये बोलेगा कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंगों में क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंगों को क्यों नहीं बदलती है? इसका आंसर हम देखेंगे। हमें आंसर क्या होगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड, जल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है, जो सिर्फ जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होती है, जिसके कारण से हमारे जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है वह शुष्क लिटमस पत्र को रंग को नहीं बदलती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अम्ल के बारे में, इसके बारे में पढ़ा अम्ल कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल की बात किया जाए तो अम्ल की पीएच मान की हमने बात किया तो 0 से हमें कहाँ तक 7 से कम रहे, 0 से 7 से कम रहे तो हमारी क्या कहलाया, अम्ल का। अम्ल हमें क्या कहा कि ये जल में घुलकर हमें क्या देती है, हाइड्रोजन आयन देती है। हमने इसके बारे में विशेषताओं को पढ़ा, विशेषता पढ़े कि क्या विशेषता होता है।
तो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, हमें बात करेंगे क्षारक की। किसकी बात करना है? क्षारक। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सब अच्छे हैं, अच्छे रहिए।